हाय गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने रिंग थ्योरी के कुछ एग्जांपल डिस्कस करे थे, बेसिकली रिंग ऑफ फंक्शन। तो उसी के कंटिन्यूशन में एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। तो इफ से आर बी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विच इज फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन, एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। देन सिंपल अंडर एडिशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि जो फर्स्ट ऑपरेशन एफ प्लस जी डिफाइन किया गया है, दैट इज अ कंपोनेंट वाइज एडिशन, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स विद एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। एंड एफ डॉट जी जो डिफाइन किया गया, दैट इज द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। देन ऑब्वियसली आर अंडर एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन रिंग बनाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग होगा विद यूनिटी एफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ये आपके पास ऑलरेडी रिंग की स्ट्रक्चर होगी। अब ऑप्शन किस टाइप के हो सकते हैं? आर हैज अनकाउंटेबल यूनिट्स। सेकेंड ऑप्शन, फॉर एवरी एफ belongs to R such that there does not exist x naught belongs to R with f at x naught is equal to 0 implies f is a unit, यानी कि वो सारे फंक्शन जो थ्रू आउट नॉन जीरो है दैट इज अ यूनिट। सी ऑप्शन, f of x is equal to sin of x is a zero divisor, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज अ जीरो डिवाइजर। और डी, इफ एफ ऑफ एक्स और या दिस रिंग आर हैज अनकाउंटेबल जीरो डिवाइजर। या ऑप्शन इस टाइप का भी हो सकता है कि एवरी non-zero element in R is either unit और zero divisor। ये आपको वेरीफाई करना है कि every non-zero element in this ring R is either unit और zero divisor। तो ये ऑप्शन आप कैसे वेरीफाई करेंगे उसी पे आते हैं। तो बेसिकली रिंग ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन दिया, हमने डिस्कस किया था रिंग ऑफ फंक्शन के बारे में प्रॉपर्टीज कि उसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट या तो यूनिट होगा या जीरो डिवाइजर। लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किया हुआ है। तो पहले तो यूनिट फाइंड करते हैं इसमें। तो अगर f, आपको किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन यूज करनी है सॉरी तो f बिलोंग्स टू r है एंड f इज अ यूनिट। तो अगर f यूनिट है तो देर मस्ट एग्जिस्ट g बिलोंग्स टू r सच दैट f इंटू जी इज इक्वल टू 1। इस 1 का मीनिंग क्या है? फंक्शन विच मैप्स एवरी एलिमेंट टू 1, दैट इज f डॉट जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1। यहाँ 1 का मीनिंग क्या है? रियल लाइन में जो 1 रियल नंबर आएगा, इस 1 का मीनिंग है एज अ फंक्शन। और ये एफ एक्स इंटू जी एक्स डिफाइन होगा, शुड बी इक्वल टू 1। और एफ एक्स इंटू जी एक्स 1 होगा तो जी एक्स इंटू एफ एक्स ऑब्वियसली 1 होगा। तो यहाँ से जी ऑफ एक्स जो आएगा अगेन क्या रहेगा? 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। एफ कंटिन्यूस है तो 1 अपॉन एफ कंटिन्यूस कब होगा? वेन एवर एफ ऑफ एक्स इज नॉट जीरो फॉर एवरी एक्स। यानी कि अगर एफ आर का मेंबर है और वो थ्रू आउट नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स जी एक्स डिफाइन कर सकते हैं सेकेंड ऑपरेशन में, विच इज 1 अपॉन एफ। और एफ कंटिन्यूस है तो 1 अपॉन एफ इज कंटिन्यूस प्रोवाइडेड दिस एफ इज नॉन जीरो थ्रू आउट। तो डेफिनेटली वो सारे एलिमेंट जो किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं है वो सारे के सारे क्या होंगे? यूनिट होंगे। और ऐसे कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हो? अनकाउंटेबल फंक्शन। अब यहाँ कह रहा है कि f बिलोंग्स टू r सच दैट देयर इज नो x नॉट सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि फंक्शन थ्रू आउट नॉन जीरो है। तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या होगा? यूनिट एलिमेंट। नेक्स्ट अब जीरो डिवाइजर के बारे में डिस्कशन करते हैं।
तो फर्स्ट एक फंक्शन कंसीडर करते हैं विद फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस। सो इफ f बिलोंग्स टू r है सच दैट f एट अल्फा इज 0 विद अल्फा बिलोंग्स टू a, और a कोई भी फाइनाइट सेट है, इज अ फाइनाइट सेट, एंड अज्यूम कर रहे हैं कि a शुड नॉट बी एम्प्टी, क्योंकि अगर a एम्प्टी हो गया तो दिस f शुड बी अ यूनिट, तो डेफिनेटली ये जीरो डिवाइजर नहीं बनेगा। तो मुझे वेरीफाई करना है कि अगर कोई एक फंक्शन है विच हैज सम फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, वेदर इट इज अ जीरो डिवाइजर और नॉट जीरो डिवाइजर। तो इसके बारे में क्या डिस्कशन कर सकते हैं। तो इफ f इज डेफिनेटली f क्या होना चाहिए जीरो डिवाइजर के लिए, नॉन जीरो फंक्शन। तो इफ f इज अ जीरो डिवाइजर, by definition there should exist g belongs to r with g should not be 0 and f into g should be 0 by definition of a zero divisor। और f into g 0 है तो इसका मीनिंग क्या है, f of x into g of x this should be 0 for every x belongs to r। अब आपके पास जी एक्स और एफ एक्स कहाँ से आ रहे हैं, रियल लाइन से, और रियल लाइन अपने आप में फील्ड है, तो इनके दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा जब एफ एक्स जीरो हो या जी एक्स जीरो हो। अब अगर ए में एलिमेंट्स अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन, इन अल्फ़ा ई पे एफ जीरो है, उसके अलावा एफ कहीं भी जीरो नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स शुड बी जीरो फॉर एवरी एक्स नॉट इक्वल टू अल्फ़ा ई। ठीक है, अब इस g फंक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। जो g फंक्शन है वो रियल लाइन टू रियल लाइन डिफाइन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और g ऑफ x 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस सिंगलेटन दिस कैपिटल A। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन थ्रू आउट जीरो हैं, तो आइडेंटिटी थ्योरम अगर यूज करोगे तो यहां से क्या प्रूफ होगा, g शुड बी आइडेंटिकली जीरो। रियल एनालिसिस में आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ी थी आपने, तो उसी का यूज कर रहा हूं। तो ये इस सेट का जो ड्राइव सेट आएगा, लिमिट पॉइंट का सेट आएगा, वो क्या आएगा, होल रियल लाइन आर आएगा, और इस g फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है, एक फाइनाइट सेट है, जीरो आएगा, और इन अल्फा ई पे कुछ नॉन जीरो वैल्यू अगर एग्जिस्ट भी करती है तो वो रेंज क्या आएगा, फाइनाइट सेट है, यानी कि उसका ड्राइव सेट एम्प्टी हो जाएगा। तो हमने आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ी थी, तो जी फंक्शन क्या होगा, जीरो, तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, इन दिस रिंग ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन अ नॉन जीरो एलिमेंट विद फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो विद एटलीस्ट 1 जीरो इज नॉट यूनिट, नॉट अ जीरो डिवाइजर। अ नॉन जीरो एलिमेंट with a finite number of zero with at least 1 zero is not a unit, not a zero divisor। और सिमिलरली आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर कोई भी f बिलोंग्स टू r है, नॉन जीरो एलिमेंट है, और उसके पास काउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो वो कभी भी जीरो डिवाइजर नहीं मिलेगा। यानी कि जितने भी इस रिंग में जीरो डिवाइजर होंगे उनके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज हैं। ठीक है, आप सिमिलर प्रूफ आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करके इस एग्जाम्पल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि f बिलोंग्स टू r with f not equal to 0, then f belongs to zr implies f has uncountable number of zeros। on real line R। तो every non-zero function in this ring which has a countable number of zeros is not a zero divisor। I think ये क्लियर हो गया। तो जो C ऑप्शन है उसमें साइन फंक्शन के पास कितने जीरोज हैं, काउंटेबली इन्फिनिट जीरोज हैं, तो ये कभी भी जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता। और R हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर, इसको अभी डिस्कस करता हूँ। E ऑप्शन, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज आइदर यूनिट और जीरो डिवाइजर। तो अगर मैं साइन एक्स फंक्शन लूंगा, इसके पास जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये यूनिट नहीं हो सकता, और काउंटेबली इन्फिनिट जीरोज हैं तो ये जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता। तो ये ई ऑप्शन फॉल्स।
तो हमने एक स्टेटमेंट प्रूव करी थी कि इन अ फाइनाइट CRU एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज आइदर यूनिट और जीरो डिवाइजर, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इनफाइनाइट CRU। उसका एक एग्जांपल, ठीक है, R एक इनफाइनाइट कार्डिनलिटी का रिंग है जिसमें कॉम्यूटेटिविटी है, यूनिटी है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे विच आर नाइदर जीरो डिवाइजर और नॉर यूनिट। क्लियर? तो ये C ऑप्शन फॉल्स, D ऑप्शन फॉल्स। अब R हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर। तो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं f ऑफ अल्फा x, अल्फा जस्ट नोटेशन है, सफिक्स से डिनोट कर रहे हैं, x माइनस अल्फा वेन एवर x इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, और 0 जब x ग्रेटर देन अल्फा। तो ज्योमेट्रिकली अगर इस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो से दिस पॉइंट इज अल्फा, तो अल्फा से लेस वैल्यू पे ये x माइनस अल्फा है, तो ये 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू अल्फा पे, उसके बाद थ्रू आउट 0 है, और उससे पहले एक स्ट्रेट लाइन है विद स्लोप 1, ये f को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली जो f है इट इज अ नॉन जीरो, और f जीरो यूनिट नहीं हो सकता क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट पे 0 हो रहा है। g ऑफ अल्फा डिफाइन करते हैं विच इज अ जीरो वेन एवर एक्स लेस देन और इक्वल टू अल्फा, एक्स माइनस अल्फा वेन एवर एक्स ग्रेटर देन अल्फा। जी अल्फा इंटू एफ अल्फा, जी अल्फा बेसिकली हमने क्या डिफाइन करा है, जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये जीरो फंक्शन है, और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी अल्फा इंटू एफ अल्फा करेंगे तो एफ अल्फा इंटू जी अल्फा दैट शुड बी 0। ये फंक्शन क्या हो गया, जीरो फंक्शन, यानी कि ये जो एफ अल्फा है इट इज अ जीरो डिवाइजर। और ऐसे कितने एफ अल्फा डिफाइन कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। तो जो आपका डी ऑप्शन है इट इज अ ट्रू ऑप्शन। आई थिंक क्लियर है। तो इस रिंग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन दिस रिंग इज एवरी फंक्शन विच इज अ थ्रू आउट नॉन जीरो इज अ यूनिट। और ऐसे कितने यूनिट होंगे, अनकाउंटेबल। और एनी फंक्शन विच हैज आइदर फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज और काउंटेबली इनफाइनाइट जीरोज इज नाइदर यूनिट नॉर जीरो डिवाइजर। और इफ देर इज अ जीरो डिवाइजर देन इट मस्ट हैव अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज, और देर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर। और दिस रिंग हैज infinite number of element और uncountable element which are neither unit nor zero divisor। कोई भी ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लो जो कुछ पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है, एटलीस्ट पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन कर लो जो जीरो रख रहे हैं। क्लियर है। तो ये कुछ रिंग ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट कुछ और रिंग कंसीडर करते हैं। रिंग ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन करता हूं। तो इफ R प्लस डॉट बी एनी रिंग, अज्यूम कर रहे हैं कि R इज नॉट अ ट्रिवियल रिंग एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विद n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। R प्लस डॉट बी एनी रिंग और R नॉन ट्रिवियल रिंग है, और एक नोटेशन डिफाइन करते हैं विच इज MNR। सो MNR का मीनिंग क्या होगा, A विच इज AIJ n क्रॉस n मैट्रिसेस है सच दैट AIJ बिलोंग्स टू दिस रिंग R। ठीक है। और यहां जो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे A एंड B बिलोंग्स टू अगर MNR है देन A प्लस B का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, सिंपली AIJ प्लस BIJ, कंपोनेंट वाइज एडिशन ऑफ एंट्रीज। BIJ जो है एंट्रीज ऑफ B है, और A इंटू B जो होगा सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो आप डेफिनेशन से वेरीफाई कर सकते हैं, ये जो MNR है under simple this addition of matrices and multiplication of the matrices is a ring। और अगर आपके पास MNR यूनिटी रख रहा है तो MNR is a ring with unity if and only if R is a ring with unity।
और इस केस में यूनिटी जो एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 1 1 होंगी और ये सारे 0 वेयर 1 इज यूनिटी ऑफ आर। तो एम एन आर का यूनिटी ये होगा जब भी आर का ये यूनिटी है। तो सिंपल कैलकुलेशन है ये। अब अगर एम एन आर में एक मैट्रिक्स पिक करते हैं ए विच इज से ए 0 0 0 विद ए बिलोंग्स टू आर, और एक मैट्रिक्स बी पिक कर लेते हैं विच इज 0 ए 0 0 या 0 बी। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ए इंटू बी। तो फर्स्ट एंट्री 0, सेकेंड एंट्री ए इंटू बी, थर्ड एंट्री 0, फोर्थ एंट्री 0 और बी इंटू ए करेंगे तो दैट इज फर्स्ट एंट्री 0, सेकेंड 0 एंड ऑल एंट्री 0, यानी कि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल रिंग है तो ए और बी नॉन जीरो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि ये एम एन आर नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग है। अगर आर कॉम्यूटेटिव है तब भी एम एन आर इज नॉन कॉम्यूटेटिव। आई थिंक ये क्लियर है। तो दिस इज अ रिंग, आर इज अ रिंग विद यूनिटी, एम एन आर रिंग विद यूनिटी एंड एम एन आर इज नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। आई थिंक ये प्रॉपर्टी ठीक क्लियर है। अब हमें इस रिंग में यूनिट्स फाइंड करने हैं। इस रिंग में यूनिट्स कौन से होंगे वो डिफाइन करने हैं। तो यूनिट्स इन एम एन आर, तो जैसे एम एन जेड में कितने यूनिट्स एलिमेंट होंगे ये आपको अगर काउंट करने हैं, या एम एन जेड एम में कितने यूनिट्स होंगे ये आपको काउंट करने हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनिट्स इन एम एन आर। तो अगर ए बिलोंग्स टू एम एन आर है तो ए यूनिट होने का मीनिंग क्या है? A is a unit if in there exists B belongs to MNR such that A into B should be identity equal to B into A. A into B should be equal to identity, तो यानी कि जो B होना चाहिए दैट शुड बी A इनवर्स, और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। और ये जो B आना चाहिए वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? MNR से बिलोंग करना चाहिए। और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो डेफिनेटली R का मेंबर होगा। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कब डिफाइन करेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए आर में। ये अपने आप में एक सिंपल रिंग है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर का मेंबर है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मीनिंग होगा इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन आर। तो ये कहाँ बिलोंग करेगा? बेसिकली यूनिट इन आर। 1 अपॉन ए का मीनिंग क्या होता है? इनवर्स। तो यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आर में यूनिट होना चाहिए। क्लियर? और एडजॉइंट की अगर सारी एंट्रीज आर से आ जाएं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिट ऑफ आर हो जाए तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये एम एन आर का मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया? B belongs to MNR if and only if determinant of A should be in UR। यानी कि यूनिट्स इन R अगर A belongs to MNR है, यूनिट if and only if determinant of A belongs to U of R। तो ये आपके पास यूनिट्स की कैलकुलेशन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूनिट्स इन एम एन जेड फाइंड करना है तो A बिलोंग्स टू एम एन जेड इज ए यूनिट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A बिलोंग्स टू
यूनिट्स ऑफ z। अब z में कौन से एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स एग्जिस्ट करता है? सिर्फ 1 एंड -1। तो दिस इज 1 एंड -1। तो दिस एम्प्लाइज a बिलोंग्स टू MnR एज अ यूनिट। हमने ग्रुप थ्योरी में एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया था GLNZ। तो a बिलोंग्स टू MnR इज अ यूनिट इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू GLNZ, यानी कि वो सारी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर n है, एंट्रीज z से हैं और डिटर्मिनेंट 1 एंड -1 है। और इसी के बेस पे आपका लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज इंटीजर हैं तो उसके इनवर्स की एंट्रीज इंटीजर कब होंगी? जब वो इस सेट का मेंबर होगा। इस सेट का मेंबर तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट 1 या -1 हो। तो A अगर इंटीजर एंट्रीज का मैट्रिक्स है तो A इनवर्स इंटीजर एंट्रीज तभी रखेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज आइदर 1 और -1। तो दैट इज A बिलोंग्स टू MnR Z, then A inverse also belongs to MnR Z if and only if determinant of A is either 1 or -1। क्लियर है? और अगर ये R फील्ड हो जाए तो यूनिट्स कौन से हो जाएंगे? GLNRF। अगर R की जगह एक फील्ड आ जाए तो यूनिट्स क्या होंगे? GLNRF। तो आपके पास जितने भी रिंग हैं उसमें जो यूनिट्स का कलेक्शन होता है वो हमेशा एक ग्रुप बनता है। बाय डेफिनेशन आप प्रूव कर सकते हो। तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, ZM में यूनिट्स क्या थे? UM। और यहाँ मैट्रिसेस में यूनिट्स क्या हैं? GLNZ। और फंक्शंस में भी यूनिट्स का सेट देखोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। तो इन जनरल स्टेटमेंट आप राइट डाउन कर सकते हो। इफ R प्लस डॉट बी एनी रिंग, if R plus dot be any ring, then collection of all units in R plus dot, then the collection of all units in R plus dot is a group under second operation, is a group under second operation। अब इसी में अगर मैं एक पर्टिकुलर केस लेता हूं MnF के बारे में, मैट्रिसेस जिसकी एंट्रीज फील्ड से आ रही हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और f प्लस जो डॉट है दैट इज अ फील्ड। ठीक है? तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट, sorry, is either unit or zero divisor। Second is if A belongs to MnF with A is a non-zero matrix and determinant of A is 0 implies A is a zero divisor। तो वो सारे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 है इज अ जीरो डिवाइजर। एंड सेकेंड वन और थर्ड ऑप्शन, इफ A बिलोंग्स टू MnF is a zero divisor implies determinant of A should be 0। And D, A belongs to MnF is a unit if and only if determinant of A is non-zero। ठीक है? तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस है। तो अभी हमने MnR में यूनिट्स का कलेक्शन देखा था कि अगर A बिलोंग्स टू MnF यूनिट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होना चाहिए वो यूनिट्स होना चाहिए F में, और F अपने आप में फील्ड है। सेकेंड ऑपरेशन में ये
अबिलियन ग्रुप बनाएगा तो ये यूनिट्स का कलेक्शन क्या आएगा, एफ स्टार डॉट। तो इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, वहां मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू यूनिट्स ऑफ आर ये लिखा था। अगर मैं एम एन जेड लूंगा, इसमें ए बिलोंग्स टू एम एन जेड है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ए इज यूनिट। यहां हमने कंडीशन क्या लगाई, ए यूनिट कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड में यूनिट होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 या -1 होगा। तो इसमें और इस रिंग में फील्ड के रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि फील्ड में हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट बन जाता है, लेकिन जेड में हर नॉन जीरो एलिमेंट जरूरी नहीं यूनिट नहीं होगा। यूनिट्स कौन से हैं, ओनली 1 एंड -1। क्लियर। तो ए बिलोंग्स टू यू ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो। तो डी ऑप्शन ट्रू हो गया, और अगर डी ट्रू हो गया तो सी ऑप्शन, अगर कोई जीरो डिवाइजर है तो यूनिट होगा नहीं, और यूनिट नहीं है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो नहीं सकता, तो डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो। तो सी ऑप्शन शुड बी ट्रू। अब बी ऑप्शन के लिए वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जीरो है, अगर वो जीरो डिवाइजर हो जाए तो बी ट्रू हो गया तो ए ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मैट्रिसेस हैं डिटर्मिनेंट जीरो होते ही जीरो डिवाइजर आ गया, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होते ही वो यूनिट मिल जाएगा। तो अगर बी प्रूफ कर देंगे तो ए डेफिनेटली प्रूफ हो जाएगा। तो मैं बी ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड ए बिलोंग्स टू एम एन एफ विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होने का मीनिंग क्या है, उसका रैंक एन से स्ट्रिक्टली लेस होगा। तो दिस इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन एन, और मैट्रिक्स का रैंक जो था वो क्या डिफाइन किया था आपने, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। सो दिस इंप्लाइज, अगर ए हम डिफाइन कर लेते हैं C1 C2 Cn, तो थोड़ा यहाँ लीनियर अलजेब्रा यूज कर रहा हूं मैं। तो इफ A is a C1 C2 Cn, then C1 C2 Cn are linearly dependent, ये LD सेट आएगा। और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू f सच दैट अल्फा ऑल नॉट ऑल जीरो, यानी कि एटलीस्ट एक अल्फा ही नॉन जीरो मिलेगा, सच दैट अल्फा 1 C1 प्लस अल्फा 2 C2 प्लस अल्फा n Cn ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर। अल्फा 1 C1 अल्फा 2 C2 अल्फा n Cn ये सारे क्या हो गए आपके पास, जीरो हो गए। अब अगर मैं यहां से एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करता हूं, बी मैट्रिक्स, जिसकी एंट्रीज आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n, अगेन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, डेफिनेटली ये बिलोंग करेगा एम एन एफ में से, और बी जो होगा इट शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि एटलीस्ट एक अल्फा ही नॉन जीरो है। अब अगर ए इंटू बी करते हैं तो ए में जो एंट्रीज हैं A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A2n, AN1 AN2 अप टू ANN, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1, देन अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2, और फाइनली अल्फा n अल्फा n अल्फा n। तो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट एंट्री आपके पास अल्फा 1 A11 प्लस अल्फा 2 A12 प्लस अल्फा 3, या इसको मैं समीशन की फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा समीशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n A1i अल्फा i। सेकेंड आप लिखेंगे तो समीशन अगेन i वेरिंग फ्रॉम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन 1 i वेरिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा i
सॉरी A1i अल्फा i एंड सो ऑन, सारी एंट्री सेम आएंगी। सेकेंड में अगर बात करेंगे तो समीशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n A2i अल्फा i, ये सेम आ जाएगा। और लास्ट जो आएगा समीशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n A_ni अल्फा i। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम इसका देखता हूँ रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट कॉलम में आपके पास कौन सी एंट्रीज आएंगी? जो अल्फा 1 के कोफिशिएंट है वो कौन से हैं? A11 A21 AN1, अल्फा 1 के कोफिशिएंट i इक्वल टू 1 रखेंगे तो A11 A21 AN1 वो किसके एलिमेंट्स हैं? इस कॉलम C1 की। और अल्फा 2 के कोफिशिएंट क्या आएंगे? ये सेकेंड कॉलम C2, यानी कि इस मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा 1 इंटू C1, अल्फा 1 इंटू C2। सेकेंड में अगर जाओगे तो आप सॉरी दिस इज अल्फा 1 C1 प्लस अल्फा 2 C2 प्लस अल्फा n C1 Cn, ये फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हैं। सेम एंट्री सेकेंड कॉलम में, सेम एंट्री थर्ड कॉलम में, ये मैट्रिक्स आएगी। और ये सम हमने क्या दिया हुआ है? 0। तो यानी कि ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है दैट शुड बी 0 मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया? अगर आपके पास कोई एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज किसी फील्ड से हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट बी नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट A इंटू बी शुड बी अ जीरो मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन लीनियर में पूछ सकता है या रिंग थ्योरी में पूछ सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हो। तो यहाँ कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज फील्ड से हैं, ठीक है, यहाँ फील्ड से एंट्रीज इसलिए ले रहा हूँ कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो डिस्कस कर रहे हैं ये वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट है, और वेक्टर स्पेस हमेशा फील्ड में डिफाइन करते हैं, हम इसको जेड के रेस्पेक्ट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज फील्ड से है, डिटर्मिनेंट 0 है, तो देयर इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट A इंटू बी शुड बी अ जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ये जो A आ गया वो क्या बन गया? जीरो डिवाइजर। तो वो सारी नॉन जीरो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 है वो इस रिंग में जीरो डिवाइजर हैं, और वो सारे मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो सारे यूनिट्स है, यानी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन दिस रिंग इज आइदर यूनिट और जीरो डिवाइजर। तो जो आपका A और B ऑप्शन था वो भी ट्रू हो गए। ठीक है, तो MNF के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? The matrices whose determinant is non-zero are unit divisor, and the matrices whose determinant is the matrices whose determinant is non-zero are units, and the matrices whose determinant is 0 but matrix is non-zero are zero divisor. क्लियर? में नेक्स्ट एक और रिंग इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड रिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एंड देन उसको डिटेल में जब आइडियल्स का कंसेप्ट आएगा और इररेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा तब हम डिटेल में इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इफ अगेन R प्लस डॉट बी एनी रिंग with R is नॉन ट्रिवियल, R प्लस डॉट कोई भी एक रिंग है और R इसमें जो है वो एक नॉन ट्रिवियल रिंग है। क्लियर? देन डिफाइन करते हैं एक नोटेशन R ऑफ x विच इज अ P ऑफ x इक्वल टू A नॉट A1x A2x स्क्वेयर अप टू AnXn, और यहाँ जो AI है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? R से। और N जो है ये भी वेरी कर रहा है और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट द कार्डिनलिटी ऑफ Rx। डेफिनेटली R अगर नॉन ट्रिवियल है तो कोई ना कोई एक A नॉट नॉन जीरो मिलेगा, तो A नॉट A1 है, A नॉट x स्क्वायर, इस टाइप के कितने पॉलिनोमियल बना सकते हो? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। तो कार्डिनलिटी ऑफ R शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर मैं कोई भी दो Px विच इज से A नॉट A1x अप टू AnXn एंड Qx पिक करता हूँ विच इज B नॉट प्लस B1x अप टू BMXm
तो P एंड Q जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R ऑफ X से। तो उस पर एक सिंपल एडिशन ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो आपने रिंग ऑफ फंक्शन पढ़ा है उसी का पर्टिकुलर केस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ Px इंटू Px प्लस Qx, ये एक फर्स्ट ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या होगा, ए नॉट प्लस बी नॉट, A1 प्लस B1, देन AN प्लस BN एंड सो ऑन, ये डिफाइन कर सकते हैं। जो भी n और m में से ग्रेटर होगा उसके अकॉर्डिंग ये टर्म डिफाइन कर सकते हैं। और Px इंटू QX जब डिफाइन करेंगे तो उसमें क्या टर्म आएंगी, A नॉट B नॉट कॉन्स्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट A नॉट B1 प्लस A1 B नॉट इंटू x, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A नॉट B2 A1 B1 प्लस A2 B नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, और x टू द पावर k का कोफिशिएंट A नॉट BK प्लस A1 BK माइनस 1 प्लस A2 BK माइनस 2 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, AK B नॉट x टू द पावर k एंड सो ऑन। तो ये प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल है, सिंपल डेफिनेशन। तो आप वेरीफाई कर सकते हो बाय डेफिनेशन, दिस R ऑफ X अंडर दिस एडिशन ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज अ रिंग, and this is called ring of a polynomial with coefficient from a ring R। तो यहाँ R आपके पास कोई भी एक नॉन ट्रिवियल रिंग है, उसके रिस्पेक्ट में एक रिंग ऑफ पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास R कॉम्यूटेटिव हो जाए तो A नॉट B नॉट को कम्यूट कर सकते हैं और ये भी कम्यूट करेंगे, क्योंकि R के सारे एलिमेंट कम्यूट करेंगे। तो आप Px इंटू QX करो या QX इंटू PX करो, डन। और जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो किसके मेंबर हैं, R के मेंबर है, यानी कि Rx में R तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। तो अगर Rx कॉम्यूटेटिव है तो R कॉम्यूटेटिव होगा, और R कॉम्यूटेटिव है तो Rx शुड बी कॉम्यूटेटिव। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, R ऑफ X इज कॉम्यूटेटिव रिंग इफ एंड ओनली इफ R इज कॉम्यूटेटिव रिंग। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर Rx के पास, हम रिंग ऑफ फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर f रिंग ऑफ फंक्शन में यूनिटी कब होगा, जब रिंग के पास यूनिटी होगा। तो सिमिलर कंसेप्ट यहां है कि Rx इज रिंग विद यूनिटी इफ एंड ओनली इफ R इज रिंग विद यूनिटी। और यूनिटी एलिमेंट कौन सा होगा, द पॉलिनोमियल P ऑफ x इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जो यूनिटी पे मैप हो रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू यूनिटी है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, Rx प्लस और डॉट के रेस्पेक्ट में रिंग बनाएगा। R कॉम्यूटेटिव तो Rx कॉम्यूटेटिव, Rx रिंग विद यूनिटी तो R रिंग विद यूनिटी, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। नेक्स्ट, इसमें अगर मैं जीरो डिवाइजर्स की बात करता हूं और इंटीग्रल डोमेन का पहले डिस्कशन करता हूं कि अगर R इंटीग्रल डोमेन है तो क्या R ऑफ X इंटीग्रल डोमेन होगा। यहां इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन लेके जा रहा हूं CRU। तो R अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो Rx कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। तो मुझे बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि अगर R विदाउट जीरो डिवाइजर है तो क्या Rx विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि इस P ऑफ X इंटू Q ऑफ X ये क्या है, जीरो। अगर Px इंटू QX जीरो है तो डेफिनेटली ये सारे कोफिशिएंट जीरो होंगे, क्योंकि ये 1 का कोफिशिएंट है, ये x है, x स्क्वायर है, और ये 1x x स्क्वायर, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो ये जीरो तभी होगा जब सारे कोफिशिएंट जीरो होंगे। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करोगे, A नॉट इंटू बी नॉट शुड बी जीरो, A नॉट इंटू B1 प्लस A1 इंटू बी नॉट इज जीरो एंड सो ऑन। अब R इंटीग्रल डोमेन है, ये जीरो होने का मीनिंग क्या है, A नॉट जीरो और B नॉट जीरो। अज्यूम कर लेते हैं कि A नॉट जीरो है, तो A नॉट जीरो हो गया तो A1 B नॉट जीरो, B नॉट को नॉन जीरो ले रहे हैं तो यहां से A1 क्या होगा, जीरो। और नेक्स्ट इक्वेशन से ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, B नॉट को नॉन जीरो ले रहे हो तो A2 क्या हो गया, जीरो। यानी कि ये जो Px पॉलिनोमियल लिया था, ये कौन सा पॉलिनोमियल मिल गया, जीरो। तो अगर Px इंटू QX जीरो है, A नॉट जीरो है तो Px शुड बी जीरो हो जाएगा।
और इसी तरह बी नॉट जीरो है तो क्यू एक्स जीरो। तो यानी कि इस रिंग में दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट तभी जीरो होगा जब वो पॉलिनोमियल खुद जीरो होगी, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी जीरो। तो आर इंटीग्रल डोमेन, तो डेफिनेटली आर एक्स आर ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन। और कन्वर्स पार्ट के लिए अगर आर एक्स इंटीग्रल डोमेन है तो आर के जो एलिमेंट है वो आर एक्स में ऑलरेडी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर आर एक्स में नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं हो रहा है तो आर में कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये कंडीशन क्या आ गई, इफ एंड ओनली इफ। क्लियर। तो आर इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ आर ऑफ एक्स इज अ इंटीग्रल डोमेन। अब कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इसमें निलपोटेंट एलिमेंट कैसे देखेंगे, यूनिट्स कैसे देखेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं प्रूफ के लिए, डमिड एंड फुटे। कि अगर p ऑफ x आपके पास पॉलिनोमियल है विच इज a नॉट प्लस a1x प्लस an(xn) बिलोंग्स टू r ऑफ x, ठीक है, px एक पॉलिनोमियल है जो इस टाइप का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देन दिस p ऑफ x is a unit in r of x if and only if, यहाँ यूनिट के लिए इस आर एक्स को क्या अज्यूम करेंगे, बी एनी सी आर यू। तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में डिस्कशन होगा। तो दिस पॉलिनोमियल इज यूनिट इन आर एक्स इफ एंड ओनली इफ ए नॉट बिलोंग्स टू यू ऑफ आर, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो यूनिट होना चाहिए आर में, एंड ए आई बिलोंग्स टू एन ऑफ आर फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम 1 to up to n। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन आर एक्स पी एक्स इज अ यूनिट इफ एंड ओनली इफ दिस प्रॉपर्टी ट्रू। जैसे अगर मैं पी ऑफ एक्स एक बिलोंग्स टू z4x पिक करता हूं तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, देन फर्स्ट ऑप्शन अगर p ऑफ x आपके पास है 1 + 2x² इज a unit, second option p of x is equal to 2 + 2x³ is unit, c option p of x is equal to 2 + 3x² is a unit, और d p of x is equal to 1 + 3x is a unit। तो यहाँ Z4 में U ऑफ Z4 क्या आएगा, 1 and 3, और निलपोटेंट एलिमेंट N ऑफ Z4 वो क्या आएंगे, 0 and 2। तो वो सारे पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म यूनिट है और रिमेनिंग सारे कोएफिशिएंट निलपोटेंट है वो आर एक्स में हमेशा क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, प्रोवाइडेड इट इज नॉन जीरो। ठीक है। तो यहाँ 1 जो है वो यूनिट है और रिमेनिंग जो सारे कोएफिशिएंट है वो क्या है, निलपोटेंट एलिमेंट। तो दिस मस्ट बी अ यूनिट। ये जो 2 है इट इज नॉट अ यूनिट, तो डेफिनेटली बी फॉल्स, अगेन सी फॉल्स। 3 इज अ यूनिट, तो x का कोएफिशिएंट यूनिट है लेकिन यूनिट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, निलपोटेंट एलिमेंट। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ यूनिट। क्लियर। तो किसी भी आर एक्स में अगर आर सी आर यू है तो आर एक्स में यूनिट फाइंड करने का प्रोसीजर, कांस्टेंट टर्म शुड बी यूनिट और रिमेनिंग ऑल कोएफिशिएंट शुड बी निलपोटेंट एलिमेंट। ठीक है। और सिमिलरली इसी रिंग में अगर निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड करने आपको तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या है, तो दिस p of x which is say a0 plus a1x plus an(xn) belongs to R of x is a nilpotent element in R of x if and only if ai belongs to nr फॉर ऑल आई, यानी कि सारे कोफिशिएंट अगर निलपोटेंट एलिमेंट होंगे इस आर एक्स में तो ये जो पॉलिनोमियल आएगा वो हमेशा निलपोटेंट एलिमेंट होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट इन Z6x,
तो Z6X में कितने निलपोटेंट एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? तो सबसे पहले निलपोटेंट एलिमेंट इन Z6 कौन सा आएगा? ओनली 0। 2 इंटू 3 का मल्टीपल, तो सिर्फ 0 निलपोटेंट एलिमेंट है। और Z6X में निलपोटेंट होने के लिए सारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 0। तो अगर सारे कोफिशिएंट 0 हो गए, क्योंकि ये NR में कौन सा एलिमेंट है? ओनली 0। तो इफ ऑल कोफिशिएंट आर 0 तो इम्प्लाइज ओनली 1 विच इज 0 पॉलीनोमियल। क्लियर? तो आपके पास Rx में यूनिट्स काउंट करने का प्रोसीजर नॉन हो गया, Rx में निलपोटेंट एलिमेंट काउंट करने का प्रोसीजर हो गया। आइडम्पोटेंट के लिए कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है और जीरो डिवाइजर के लिए कोई भी जनरल स्टेटमेंट नहीं है। और Rx में जो इस यूनिट्स का कलेक्शन है, डेफिनेटली जब यहाँ ये कोफिशिएंट आप कांस्टेंट टर्म 0 ले लोगे और रिमेनिंग टर्म नॉन जीरो पिक कर लोगे, Rx में एक पॉलीनोमियल डिफाइन कर सकते हो जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 पिक कर लेते हैं और रिमेनिंग टर्म नॉन जीरो पिक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि R नॉन जीरो रिंग है, तो वो डेफिनेटली यूनिट नहीं मिलेगा। तो इन Rx इफ R इज नॉन ट्रिवियल देयर आर सम नॉन जीरो एलिमेंट विच आर नॉट यूनिट। तो किसी भी पॉलिनोमियल रिंग में हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट मिलते हैं विच आर नॉट यूनिट एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या है? जो ये पॉलिनोमियल रिंग है ये कभी भी फील्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पॉलिनोमियल रिंग ओवर एवरी नॉन ट्रिवियल रिंग। ट्रिवियल हो गया तो बेसिकली पॉलिनोमियल रिंग भी क्या मिलेगा? ट्रिवियल। तो द पॉलिनोमियल रिंग ओवर एवरी रिंग, ट्रिवियल भी इंक्लूड कर सकते हो, पॉलिनोमियल रिंग ओवर एवरी रिंग इज नेवर फील्ड। यानी कि R of X is never filled for any ring R. R of X is never filled for any ring R. और Rx इंटीग्रल डोमेन हो सकता है जब R इंटीग्रल डोमेन होगा। तो अगर आपको ऐसा एग्जांपल फाइंड करना है विच इज इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, तो रिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल में चले जाओ, ठीक है। ZX इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है। रियल लाइन के अंदर पॉलिनोमियल का कलेक्शन इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास R कोई CRU है और उसके पास एक भी नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट मिल गया, R अगर CRU है और उसके पास एक भी नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट मिल गया, तो ये AI को नॉन जीरो पिक कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से मैं कुछ पॉलिनोमियल बना सकता हूँ, जैसे R CRU है और अज्यूम करते हैं कि A बिलोंग्स टू R इज अ निलपोटेंट एलिमेंट, और ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, क्योंकि जीरो तो हमेशा निलपोटेंट होता है। तो मैं 1 प्लस AX बना सकता हूँ, 1 प्लस AX स्क्वेयर, 1 प्लस AX क्यूब एंड सो ऑन। इस टाइप की कितनी पॉलिनोमियल बना सकता हूँ? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। इसमें कांस्टेंट टर्म हमेशा यूनिट रहेगी और रिमेनिंग सारे कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहेंगे? निलपोटेंट एलिमेंट। यानी कि अगर आपके पास R CRU है और इसके पास एक भी नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट है, तो Rx के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे जो यूनिट्स होंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ R इज अ CRU with at least one non-zero nilpotent element. If R is a CRU with at least one non-zero nilpotent element, then R of X has infinite units element. Then R of X has infinite unit element. और अगर ये 1 हटा दूंगा तो ये सारी पॉलिनोमियल क्या बन जाएंगी? निलपोटेंट एलिमेंट बन जाएंगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है विच इज अ निलपोटेंट एलिमेंट और रिमेनिंग सारे कोएफिशिएंट भी क्या है? निलपोटेंट। तो ये सारी पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? निलपोटेंट एलिमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ R बी a CRU and R has a non-zero nilpotent element and R has a non-zero nilpotent element, then Rx has infinite nilpotent element. Then Rx has infinite nilpotent element. I think ये क्लियर है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, और इसके अलावा रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे जब इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल रिंग में।
ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल कुछ इंट्रोडक्शन था रिंग ऑफ रिंग्स के बारे में और कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स थे। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है, उसके फील्ड के साथ प्रॉपर्टीज, और किसी रिंग और सब रिंग की कैरेक्टरिस्टिक में क्या रिलेशन होगा। तो पहले सब रिंग डिफाइन करेंगे, वन स्टेप टेस्ट डिस्कस करेंगे, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है।